नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर विशेषज्ञ के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान में इमरान खान की सजा और कट्टरपंथी और भारत विरोधी रास्ते पर आगे बढ़ते बांग्लादेश पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजरायली वॉर कैबिनेट ने हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते को दी मंजूरी। पूर्ण बैठक में समीक्षा के बाद होगी वोटिंग। रविवार दोपहर बाद पहले बंधक की होगी रिहाई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का रूस दौरा, व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर समझौता। वहीं रूसी अदालत ने दिवंगत विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी के 3 वकीलों को सुनाई सजा। आतंकवादी समूह से संबंध का आरोप। रूसी सेना में कार्यरत भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए भारत रूस के संपर्क में। 126 में से 96 भारतीय वापस लौटे, 12 की मौत, 16 लापता। नाइजीरिया में सेना ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर 76 आतंकवादियों को किया ढेर। 72 संदिग्ध हिरासत में, 8 बंधकों को भी मुक्त कराया। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल और 7 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों को निचली अदालत के द्वारा सरकारी खजाने को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया है। हालांकि इस मामले में भी पाकिस्तानी सेना और वहां की सियासत में इमरान खान के खिलाफ हो रही साजिशों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक अनिश्चितताओं का देश पाकिस्तान, सियासत के एक ऐसा अखाड़ा जिसकी कमान हमेशा सेना के पास रहती है। खबर थी कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सेना प्रमुख से तालमेल बिठाने में सफल हो गए हैं, लेकिन इमरान की रिहाई की संभावनाओं के आत्मविश्वास से लबरेज पीटीआई को शुक्रवार को तब जोरदार झटका लगा जब उन्हें अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना दी। दोनों सरकारी खजाना को अरबों रुपए की चपत लगाने की दोषी पाए गए। इमरान खान को इस मामले में पिछले साल उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो तोशाखाना मामले में पहले से ही जेल में थे। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इसमें 3 मुख्य किरदार हैं। तत्कालीन पीएम इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अरबपति बिल्डर और ताकतवर बिजनेसमैन मलिक रियाज। ये सारा मामला मलिक रियाज के बेटे के लंदन में एक प्रॉपर्टी खरीदने से शुरू होता है। ब्रितानी अधिकारियों को भनक लगी कि 190 मिलियन पाउंड की रकम अवैध रूप से इंग्लैंड लाई गई थी। छानबीन हुई तो पैसा जब्त कर लिया गया। इस पैसे को पाकिस्तान वापस भेजना था, लेकिन आरोप है कि इमरान खान ने ये पैसा सरकारी खजाना में जमा कराने के बजाय उसी कारोबारी मलिक रियाज की तरफ से जुर्माने की मद में जमा करा दिया। अभियोजन की दलील थी कि इमरान सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों को उस पैसे को जमा कराने के लिए पाकिस्तानी खजाना के खाता नंबर नहीं बल्कि वो खाता नंबर दिया जो मलिक रियाज का जुर्माना भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खोला गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी से जुड़े एक अन्य मामले में मलिक रियाज की कंपनी बहरिया टाउन पर जुर्माना लगाया था। इतना ही नहीं, इसके कुछ ही दिन बाद उसी मलिक रियाज ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 450 कनाल से अधिक जमीन मुफ्त में दे दी जिसकी ट्रस्टी कोई और नहीं, इमरान की पत्नी बुशरा बीबी हैं। इस मामले में इमरान की दलील रही है कि पैसा मलिक रियाज के जुर्माने के खाते में डालने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी थी। इसके जवाब में अभियोजन ने पक्ष रखा कि इमरान ने गोपनीयता के प्रावधान का हवाला देकर मंत्रिमंडल से बंद लिफाफे में ही प्रस्ताव पारित करा लिया था। हालांकि इमरान खान ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती।
सीनियर फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हुए हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर रहे हुए हैं। पिनाक रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की पार्टी से बातचीत कर रही थी और अब ये इमरान खान को सजा दे दी गई है निचली अदालत की ओर से। ये तो कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तान में बातचीत करते हैं, पर अल्टीमेटली जो पीछे से जिनका हाथ है होता है हमेशा, वो वहां की फौज है। तो फौज के साथ कुछ होगा या कोई ऐसी बात होगी, या फिर कोर्ट को वो जो केस चल रहा था, कोर्ट वालों ने अपना जजमेंट सुना दिया, तो इसमें वो फंस गए। खैर अपील की तो खैर उसमें गुंजाइश है, पर वो अपील करेंगे। पर बेसिकली हमें ये मान लेना चाहिए कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल करियर है उसको खत्म करने के लिए ये सब किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शायद उन्होंने कोई गलती नहीं की हो या कोई करप्शन नहीं किया हो भी सकता है, क्योंकि जब पावर में कोई आता है तो पैसे का लालच बढ़ जाता है वहां। तो वो वहां पे हुआ है इमरान खान, और पाकिस्तान में तो उस तरह की बातें होती रहती है, क्योंकि करप्शन के मतलब जो में आर्मी भी लिप्त रहती है, पर आर्मी को कोई खास कुछ नहीं करता, क्योंकि वो अपना खुद संभाल लेते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको वो अपनी तरफ से उसको सजा देना या जो भी है निकाल देना कर लेते हैं। पर पॉलिटिशियंस को हमेशा आप देख लें, आर्मी कुछ ना कुछ कभी करप्शन में या किसी चीज में। और आश्चर्य की बात ये भी है कि इमरान खान को आर्मी ने ही बिठाया था पार्टी को, वो जब नवाज शरीफ को निकालना था तो वो साजिश भी उन्होंने की थी। इसीलिए उनका नाम पड़ा था सिलेक्टेड पीएम, क्योंकि वो इलेक्शन भी रिगिंग हुआ था इनको जिताने के लिए। इनकी पार्टी बनी थी पीटीआई। यहीं पर सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे सर कि ऐसा क्या कुछ हुआ है कि इमरान खान आज पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? क्या ऐसा कारण है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। जो पीटीआई जो था, पहले तो सरकार आर्मी के साथ उनका तालमेल था, क्योंकि आर्मी ने ही उनको बिठाया था। उसके बाद जब उन आपस में, मुझे लगता है इमरान खान को भी आर्मी का जो प्रेशर या जो छाये में वो रहते थे वो पसंद नहीं आ रहा था, तो वो उससे निकलना चाहते थे। वो आर्मी को पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर पीटीआई के लोगों ने आर्मी के कंटोनमेंट में घुस के कुछ जनरल्स के घर में तोड़फोड़ की, ये की। तो ये आर्मी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि वहां आप एक जनरल के घर में घुस के, और जब उनको अरेस्ट वरेस्ट किया गया उसके बाद हुआ था, तो पहला जो तोशा खाना वाला मामला था, तो उसके बाद आर्मी एकदम भड़क गई, कहते हैं इनकी इतनी हिम्मत, इसको हम सबक सिखाते हैं। तो फिर सबक अब सीख लिया, उन्होंने सबक सिखा दिया। सर, इस सब के बीच जिस उद्योगपति का, बिजनेसमैन का इसमें नाम आ रहा है, रियाज मलिक, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये कहा जाता है कि उसकी पाकिस्तान के अंदर में, चाहे हम सेना की बात करें या पाकिस्तानी सियासत की बात करें, काफी अच्छी खासी पकड़ है। देखिए, जो बड़े बड़े अरबपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो सब पार्टियों के साथ तालमेल रखते हैं, और आर्मी के साथ तो रखते ही होंगे, क्योंकि वहां आर्मी को कोई मतलब आर्मी को साइड किनारे तो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी को तो खुश रखते होंगे, क्योंकि बिल्डर है, बहुत पैसा है, सबको खुश रखते हैं। तो ये जो किस्सा वो बता रहे हैं कि कोई घर खरीदा गया था लंदन में, उसका जो उसको जब पकड़ा गया तो वो जो जितना भी था 190 मिलियन पाउंड वगैरह, वो सरकार के ट्रेजरी के खाते में आने की बजाय वो एक और खाते में चला गया, जिसका जो वो फाइन इनको लगा था ये आली रियाज को, तो उसकी तो उन्होंने उसको समझा, और फिर वो इमरान खान को कुछ जमीन दी गई थी, कोई ट्रस्ट था, तो इस तरह के चक्कर में उनको फंसा के अब कर दिया उनको। मतलब ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान की सियासत किस ओर जाएगी, क्योंकि इमरान खान को लेकर के उनकी पार्टी काफ़ी उग्र रहती है, पिछले दिनों हमने देखा भी था, और अब एक बार इसमें यह भी सवाल है कि अभी ये जो है ये निचली अदालत की ओर से ये फैसला दिया गया है, जिस तरह की वहाँ की न्यायपालिका है, उसको देखते हुए आपको क्या कुछ लगता है, ये मामला किस ओर जाएगा?
देखिए, अपील तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि पार्टी वाले तो करेंगे अपील, वो नहीं मानेंगे, और उनके जो लॉयर्स वगैरह हैं वो अपील करेंगे। अब बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जुडिशरी को मैनिपुलेट बहुत किया जाता है। आर्मी की काफी बड़ी हिस्ट्री है, जजेस को तंग किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो आर्मी तो वो हमेशा करती रही है जी। अब आर्मी और इमरान खान में अगर कोई समझौता हो जाए तो शायद वो अपील में वो उनको छोड़ दें कि भाई नहीं, ये एक्विट कर दें, ये जो भी है। ये तो पॉसिबल है, इस पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल। और इस सब के बीच ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जो अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी कहीं ना कहीं इमरान खान को लेकर के एक नरम रवैया देखा जाता है। तो अब आने वाले दिनों में वहां अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो पाकिस्तान में क्या कुछ इसका फर्क देखा जाएगा? क्या इसका फायदा इमरान खान को मिलेगा? क्योंकि कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की पार्टी से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार थी और बातचीत शुरू भी हो गई थी। देखिए, इमरान खान में तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंट बाइडेन का, वो उन पे तो सरासर उन्होंने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने मुझे निकलवाया है मेरे पद से। आर्मी के साथ साजिश करके अमेरिकन ने मुझे अपने पद से निकाला है, इन्होंने बड़े साफ तौर से ये कहा है। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि मैं मॉस्को गया था, पुतिन से मिला था, तो अमेरिकन भड़क गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो रशिया जाए, क्योंकि वो रशिया को तो घुटने पे लाने की उनकी मतलब जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव थी वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो चाहते नहीं थे। भारत पे भी काफी प्रेशर आया था उस पे तेल खरीदने में वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि वो इमरान खान को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने इनको निकलवाया था, तो ट्रम्प नेचुरली जो दूसरी पार्टी के हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसकी तरफ से थोड़ा बहुत मतलब इसकी तरफ थोड़ा सॉफ्ट हो सकता हूं। तो इसलिए मेरे ख्याल में, और वो जो पाकिस्तान आर्मी है वो अमेरिका को तो मतलब नाराज नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है पिनाक रंजन जी, ठीक है, चलो इससे बातचीत कर। ठीक है पिनाक रंजन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश लगातार कट्टरपंथ और भारत विरोध के रास्ते पर जा रहा है। एक तरफ संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसे शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा है, तो वहीं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। भारत द्वारा अपनी सीमा पर बाड़ लगाने पर भी बांग्लादेश सवाल उठा रहा है, तो वहीं भारत के पूर्वोत्तर में हथियार तस्करी कर रहे एक पूर्व मंत्री को भी रिहा कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में राज्य और धर्म में जो नाम मात्र अंतर बचा रह गया था, संविधान सुधार आयोग की एक सिफारिश ने उसे भी खत्म कर दिया है।
यूनुस प्रशासन द्वारा गठित किए गए इस आयोग ने बुधवार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसे शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने संविधान में समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र को शामिल करने की सिफारिश की है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि इससे मजहब का व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही में धार्मिक राजनीति भी तेज हो जाएगी। शेख हसीना के सत्ता से अपदस्थ किए जाने के बाद से ही बांग्लादेश लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत के साथ रिश्तों में खटास पैदा हो रही है। ताजा मामला सीमा पर बाड़ लगाए जाने को लेकर है। भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और द्विपक्षीय समझौतों का पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के कार्यवाहक उप उच्चायुक्त को तलब करते हुए सीमा पर बाड़ लगाने पर भारत ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने ऐतिहासिक दुश्मनी को भुलाकर पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने में लग गया है। बांग्लादेशी सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने इसी हफ्ते पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर से रावलपिंडी में मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना ने दोनों देशों को भाई राष्ट्र बताया। गौर करने वाली बात यह है कि इसी पाकिस्तानी सेना के साथ भयंकर खूनी युद्ध के बाद बांग्लादेश ने आजादी हासिल की थी। यूनुस प्रशासन ने एक और विवादित कदम उठाते हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फोजमा बाबर को जेल से रिहा कर दिया। बाबर पर 2004 में चटगांव के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर में हथियार तस्करी के गंभीर आरोप थे। 2007 में गिरफ्तार बाबर को एक मामले में मौत तो दूसरे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यूनुस प्रशासन ने इसकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की और हाई कोर्ट ने हाल ही में उसे बरी कर दिया है। अब वो 17 साल बाद गुरुवार को जेल से बाहर आ गया है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं, वरिष्ठ डिप्लोमेट हैं। पिनाक रंजन जी, अगर हम बांग्लादेश की स्थिति की बात करें, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपका एक्सपर्टाइज है और जिस तरह से ये पूर्व जो वहाँ पर होम मिनिस्टर थे एल बाबर, इनको रिहा किया गया है जो भारत में हथियार सप्लाई के आरोपी थे, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो अभी जो सरकार वहां पे है, जो ये प्रोफेसर यूनुस के अंडर में चल रहा है, यहाँ पे जो पीछे जिनका मतलब इन्फ्लुएंस ज्यादा है वो है जमात इस्लामी और ये बीएनपी, ये दो पार्टीज है। और उसमें जो हथियार वाला जो केस था बाबर के खिलाफ, उसमें जमात इस्लामी के एक लीडर थे, वो मंत्री थे, वो बाद में उनको फांसी हो गई थी क्योंकि वो वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिए गए थे हसीना के अंडर में। तो ये दोनों ने मिलके किया था, बाबर और भी लोग थे, एक और मंत्री थे, वो भी इन्वॉल्व थे। तो ये लोग पैसा बना रहे थे और उल्फा को ये पैसा, मतलब आर्म्स और एम्यूनिशन उल्फा और बाकी जो थे, उसमें उल्फा के जो आर्म्स प्रोक्योरर थे परेश बरुआ, वो इन्वॉल्व थे। तो ये सब चल रहा था वहां पे, क्योंकि वो इंडिया को वो मतलब तंग करना चाहते थे या जो भी है। और पाकिस्तानी भी वहां पे, आईएसआई भी काफी मतलब, और डीजीएफआई के लोग, ये सब उसमें मिले हुए थे। तो सब लोग को बाद में जब केस हुआ तो वो इन लोगों को सबको कन्विक्ट किया गया था एविडेंस में। पर आज ऐसा माहौल है कि इन्होंने जो पुरानी जो कोर्ट सिस्टम थी उसको पूरा सबवर्ट कर दिया है। वो पुराने जजेस को निकाल दिया है, वो अपने खास जजेस को वहां बिठा दिया है और उनको बोला गया है कि आप इनको एक्विट करिए। वो चाहते हैं कि बीएनपी के ये जो लीडर है वो अगले जो इलेक्शन में भाग ले। अगर वो कन्विक्शन से एक्विट ना हो तो वो इलेक्शन में भाग नहीं ले पाए। यानी कि बांग्लादेश उसी कट्टरपंथी की ओर वापस जा रहा है जो आप जो वाकया बता रहे हैं, जिस तरह से अल बाबर के बारे में, और उसको अब रिहा कर दिया गया है। साथ ही साथ देखें तो बाड़ लगाने को लेकर भी भारत से कई सवाल किए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? हालांकि भारत सरकार ने काफी सख्त रवैया दिखाया है। ये बाढ़ में एक बहुत पुराना हम लोगों का एग्रीमेंट है 1975 का। उसमें हम लोगों ने एग्री किया था कि 150 गज के अंदर बाढ़ नहीं लगाएगी, इंडिया बाढ़ नहीं लगाएगी, क्योंकि उसको एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है। तो बोले कि हम तो दोस्त मुल्क हैं दोनों, हम डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाए। इस तरह का एक पुराना एग्रीमेंट है।
तो हम लोगों ने बाड़ जो है वो हमने हमेशा 150 गज दूरी पे बनाया है, जो मेन बॉर्डर है जो हमारा, जिसको हम जीरो लाइन कहते हैं। जीरो लाइन मार्क किया रहता है, वो बड़े बड़े सीमेंट के जो वो पिलर्स होते हैं वो रहते हैं सिर्फ, बाकी तो जमीन है या खेत है जो भी है। तो ये सिस्टम चल रहा था, पर हमने जब देखा कि कई किलोमीटर जो खुली है एकदम, मतलब जो बॉर्डर, तो उसमें हम क्या करें, क्योंकि वहां पे 150 गज की दूरी में लगाने का गुंजाइश नहीं था, तो उसको थोड़ा आगे करना था। तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां हमने उनसे बातचीत करके एग्रीमेंट किया कि हम थोड़ा सा अंदर ला के लगाएंगे, क्योंकि मतलब वो जो उसका थोड़ा उल्लंघन होगा जो पुराने एग्रीमेंट का था, पर वो आपस में तय करके हम लोग, अब ये जो सरकार यूनुस के अंडर में है, ये उस सारे एग्रीमेंट्स को मतलब मान नहीं रही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो भारत को उकसाने की कोशिश कह लें या भारत विरोध अपने देश में भड़काने की कोशिश कह लें, ये तो एक पहलू है। साथ ही साथ जिस तरह से संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटा देंगे, संविधान से समाजवाद हटा देंगे, और साथ ही साथ बांग्लादेश की जो सेना के अधिकारी हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मोहम्मद यूनुस की पहले मुलाकात हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ाना और भारत को उकसाना, अपने देश में भारत विरोध भड़काना, ये सब कुछ क्या है? ये वो दिखा रहे हैं भारत को कि हम हसीना, आपकी जो हसीना के साथ आपके जो अच्छे ताल्लुक थे, अब तो वो नहीं है, अब हम दूसरी तरह से इस देश को चलाएंगे। ये दिखाने की बात है। ठीक है, ये दिखा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच काफी ज्यादा वहां पर विरोध है। वहां पे चाहे वहां की दोनों राजनीतिक दलों की बात करें, इवन जमात की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्द चुनाव करवाइए, लेकिन ये चुनाव कराने को तैयार नहीं है वहां पर। उसमें मेरे ख्याल में वो स्टूडेंट्स की जो ग्रुप्स हैं, जो वो भी मतलब जमातियों से मिले जुले हैं। जमात ने ये नहीं कहा कि जल्दी कराओ, जमात ने बोला है कि ठीक है आप जब मर्जी कराओ, हम तैयार हैं। पर बीएनपी ने कहा कि आपको जल्दी कराना है। तो इस तरह का वहां चल रहा है, मतलब एक स्ट्रगल चल रहा है। नहीं, हाल में जमात के एक बड़े लीडर ने भी कहा कि आप जल्दी चुनाव करवाइए। नहीं, एक ने कहा, फिर एक और ने कहा कि ठीक है आप अपना टाइम ले लीजिए, ऐसे कई बयान आए। ठीक है। तो मुझे तो लगता है क्योंकि अब देरी ये इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि न तो बीएनपी और न ही अवामी लीग इनके हाथ में सत्ता जाए। वो चाहते हैं स्टूडेंट लोगों के हाथ में ही सत्ता रहे, जो जमात के साथ लिंक्ड है, और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट अगर अपने पार्टी वगैरह बना ले, या कोई जिसको हम किंग्स पार्टी कहते हैं, वो मतलब यूनुस सरकार उसको सपोर्ट करके एक पार्टी खड़ी कर देगी। यूनुस साहब ने खुद भी 2007 में इस तरह की पार्टी खड़ी की थी, बनाने के लिए कोशिश किया था, पर वो असफल रहे उसमें। तो मुझे लगता है वो प्लान अभी भी वो लोग मतलब उसी प्लान पे वो चल रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पिनाक रंजन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे
गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि रूसी सेना में सेवारत भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए भारत रूसी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि अब तक 126 में से 96 को छोड़ा जा चुका है, वहीं 16 भारतीय लापता हैं, जबकि 12 भारतीय संघर्ष में मारे गए हैं। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। अब युद्ध विराम समझौता रविवार से लागू होने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवाद समूह हमास द्वारा रविवार को गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत पहले बंधक को रिहा करने की पूरी उम्मीद है। ईरान का राष्ट्रपति बनने के बाद मसूद पेजेश्कियान पहली बार रूस दौरे पर पहुंचे। मॉस्को में पेजेश्कियान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि में व्यापार और सैन्य सहयोग से लेकर विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। रूस के दिवंगत विपक्षी नेता एलेक्सी नवलिनी के 3 वकीलों को एक रूसी अदालत ने एक आतंकवादी समूह से संबंधित होने के कारण 3 से 5 साल की सजा सुनाई है। इगोर सेरगोनिन, एलेक्सी लिप्सर और वादिम कोबजेव को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें आतंकवादियों और चरमपंथियों की सूची में डाल दिया गया था। 2024 में चीन की जनसंख्या में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट देखने को मिली है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में इसमें और गिरावट आ सकती है। चीन में लोगों की कुल संख्या में 1.39 मिलियन की गिरावट आई है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों और उपभोक्ताओं की संख्या में गिरावट चीन के लिए चिंता का विषय है। म्यांमार में विद्रोहियों द्वारा महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के कारण बिजली उत्पादन सामान्य आंकड़े से लगभग आधा रह गया है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लंबे समय तक ब्लैकआउट देखा जा रहा है। युद्धग्रस्त राष्ट्र में प्राकृतिक गैस की कमी ने भी उत्पादन को 4000 मेगावाट से घटाकर केवल 2200 मेगावाट तक सीमित कर दिया है। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी बोर्नो शहर में सेना ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर 76 इस्लामी आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। नाइजीरियाई सेना ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरान सेना ने 72 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है,